नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बाढ़ के बाद नगरीय क्षेत्र में बिगड़े हालात। गौरीशंकर नगर में बाढ़ ने जमकर मचाई है तबाही। घरों में रखा अनाज और सामान हुआ पानी में बर्बाद। वार्ड के एक ऊंचे स्थान में रहकर काटी रात। जिला प्रशासन से नहीं मिली कोई मदद, देखते रहे राह। अंग्रेजी माध्यम में कॉमर्स और कृषि संकाय की कक्षाएं हो प्रारंभ। कक्षा प्रारंभ न होने से विद्यार्थी और अभिभावक हैं परेशान। मजबूरन प्राइवेट स्कूलों और अन्य विषयों में ले रही हैं एडमिशन। मामले में NSCI ने आंदोलन करने की दी चेतावनी। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा 30 बच्चे होने पर कक्षा होगी प्रारंभ। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू लौकर आ। धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ किया गया गणपति का विसर्जन। गणपति बप्पा ने कुंड में डुबकी लगाकर ली भक्तों से विदाई। जगह जगह हुआ हवन पूजन और भंडारा। नगर पालिका द्वारा की गई थी कुंड की व्यवस्था। और अब समाचार विस्तार से। 29 अगस्त को बालाघाट नगरीय क्षेत्र में बाढ़ ने काफी तबाही मचाई। बाढ़ के इस विकराल रूप को लगभग 26 साल पहले देखा गया था। बाढ़ के चलते न केवल कई आशियाने बह गए, बल्कि घरों में रखा अनाज सामान सहित सब कुछ पानी में बर्बाद हो गया। अब आलम यह है कि घर में 2 वक्त का अनाज नहीं है। ऐसा ही कुछ आलम नगर के वार्ड क्रमांक 1 गौरीशंकर नगर का बना हुआ है, जहां के बाशिंदों ने शासन प्रशासन से आस बांधी रखी है। नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 गौरीशंकर नगर में बाढ़ की स्थिति का ये आलम था कि करीब 24 घंटे तक ये कॉलोनी जलमग्न रही और करीब 5 से अधिक रहवासियों ने किसी तरह ऊंचाई पर पहुंचकर जान बचाई। लेकिन जब पानी उतरा और ये लोग वापस अपने घर पहुंचे तो नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। मकान के अंदर जहां कीचड़ दलदल के रूप में तब्दील हो गया था, वहीं घर का सारा सामान अस्त व्यस्त होने के साथ ही खराब हो चुका था। किसी तरह रहवासियों ने अपने अपने घरों को संभालने का प्रयास किया, लेकिन तबाही पानी उतरने के बाद भी जारी रही। मकान की दीवार पपड़ी फेंकने के साथ ही लगातार गिर रही है, तो वहीं बड़े बड़े गड्ढे दहशत का माहौल निर्मित कर रही हैं। अनाज, किराना, दस्तावेज तक खराब हो गए हैं। गौरीशंकर नगर में करीब 150 से अधिक मकान हैं और बारिश का पानी हर घर पर करीब 10 फीट तक 24 घंटे तक भरा रहा है। वहीं लोगों ने गौरीशंकर नगर में पानी भरता देख किसी तरह पहले अपनी जान बचाने का प्रयास किया, जिसके चलते वे अपने घर पर रखी सामग्री को नहीं निकाल पाए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पानी घुसता देख रहवासियों ने बचाव के लिए जिला प्रशासन, नगर पालिका, CM हेल्पलाइन में भी गुहार लगाई थी, लेकिन पानी बढ़ता गया और मदद नहीं पहुंचने पर ऊंचाई वाले स्थान पर पहुंचे। लेकिन यहां भी पानी पहुंचा तो किसी तरह अपने आप को बचाकर महर्षि स्कूल के तरफ निकले थे, जिसके बाद जान बच पाई थी। उन्होंने बताया कि वापस लौटने पर स्थिति ये निर्मित हुई है कि घर पर कुछ भी नहीं बचा है। एक वक्त का भोजन बना सके ऐसी स्थिति भी बची नहीं है। वहीं मदद भी नहीं मिल पा रही है, जिससे जीवन दुखदाई हो गया है। सर, बहुत बुरी स्थिति थी यहाँ पे। हमारे द्वारा यहाँ से 1079 पे कॉल किया गया था बचाव और सुरक्षा के लिए। कोई कार्रवाई नहीं। 3 बार हमको कहा गया कॉल पे कि हम भेज रहे हैं, रेस्क्यू टीम भेज रहे हैं, बोट भेज रहे हैं। किसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने भोपाल में कॉल किया था, वहाँ से कॉल मुझे रिटर्न आया था बालाघाट से। अब कहाँ से आए थे नहीं पता। उन्होंने कहा फॉरेस्ट गार्ड की टीम है, हम खैरी में हैं, 15 से 20 मिनट में आएंगे। 3 बार मेरा कॉल उठाया गया, उसके बाद कोई कॉल नहीं रिसीव नहीं हुआ। सिद्धार्थ सेंडे जी हैं, वार्ड नंबर 13 के पार्षद। उनसे मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम भिजवा रहे हैं कार्रवाई करने के लिए आपके यहाँ, सबको सुरक्षा के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। कैसा रात गुजारे आप लोगों ने, क्या रहा स्थिति? पूरी रात भर हम टेकड़े पे बैठे रहे, पानी के नीचे। पानी भी आ रहा था बहुत तेज और इधर से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ से नाले पैक थे, पूरे बैठे थे। फिर कैसे आप लोगों ने? पूरी रात हम ऐसे ही बिताए हैं यहाँ पे, और उसके बाद अगले दिन भी यहीं पे ऐसे ही रहे। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। दूसरे दिन जब कलेक्टर साहब आए तब उन्होंने खाना वाना भेजा है। आज क्या स्थिति? आज की स्थिति इतनी बुरी है कि सभी के घरों में पूरा इतना पानी है कि लोग पानी फेंक रहे हैं कि खाना बनाए, क्या करें। आज कोई खाने की व्यवस्था नहीं हुई है। अभी सुबह से चावल गेहूँ सब बह चुका है, पूरा नुकसान हो चुका है। प्रशासन से कोई सहायता की अभी तक के वो नहीं की गई है हमको। गौरीशंकर नगर की रहवासी संध्या मेश्राम मालती मिश्रेकर ने बताया कि पिछले वर्ष भी गौरीशंकर नगर में वैनगंगा नदी का पानी पहुंचा था, लेकिन इस वर्ष वैनगंगा नदी के पानी से गौरीशंकर नगर डूब जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था।
ऐसे में लोगों के घरों में रखा अनाज, गेहूं, चावल, दाल, तेल, टीवी, फ्रिज, कूलर, कपड़े, फर्नीचर, कॉपी पुस्तकों के साथ ही आधार कार्ड, राशन कार्ड समेत अन्य सामग्री खराब हो गई। घर पहुंचे लोगों ने, जिनके घर के अंदर सीमेंट लगी होने से हालात ठीक थे, उन्होंने सामग्री निकालकर धूप में सुखाने का प्रयास किया, लेकिन सामग्री खराब हो चुकी है। सर इतना पानी भर जाएगा करके इसकी कोई जानकारी नहीं थी हमको जो समझ में आया हमने वो सामान पलंग के ऊपर रख दिया था, लेकिन हमारे सोच से भी ज़्यादा पानी घर के अंदर आ गया। हमारे घर का पूरा सामान बह गया, राशन पानी से अभी हम खाने पीने के लिए मोहताज हैं सर। तो ये बताएंगे कि जैसे लगातार जिला प्रशासन कह रहा है कि हमने पहले सूचित किया था, क्या सूचना मिली थी आपको? नहीं सर, हमारे इधर कोई सूचना नहीं मिली थी। हमारे इधर मिलती तो हम पूरी व्यवस्था कर लेते अपनी। कैसे रात गुजारी आपने? क्योंकि तो रात भर हम बाहर बैठे रहे थे उधर टेकड़े में जाके दूर। सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया, हमारा पूरा बर्बाद हो गया। ना हम खा सकते, ना हम जी सकते, ना हम मर सकते अभी। यहाँ तो पूरे राशन वासन पूरे अंकुरित आ गए, खाने को कुछ नहीं हमारे घर में, और पूरा सामान वामान सब इधर उधर हो गया। बाढ़ तो बहुत था सर, पूरे हम बाल बच्चे लेके वो टिकरे में चले गए थे। रात भर कब ऐसा घरों में पानी आना प्रवेश हुआ, क्या हुआ था? ये तो सर पूरा नदी का पानी नदी से 4 बजे से चालू हुआ था सर। ये यानी सुबह से तो थोड़ा थोड़ा था, लेकिन 4 बजे से बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि एकदम भागदौड़ मचने लगी। इधर थोड़ा थोड़ा था, फिर बाद में जैसे जैसे टिकरे में चढ़ता गया हम ऊपर चढ़ते गए, और वो टिकरे में जाके क्या इस संबंध में जिला प्रशासन से ऐसा कोई पहले सूचना या आप लोगों ने फोन से मदद की? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सर। ऐसा कोई भी आके कोई व्यक्ति भी नहीं बताया, और हमको कोई सूचना नहीं मिली सर ऐसा। तो आप लोगों ने उस समय जब थे पानी बढ़ रहा था तो जिला प्रशासन को फोन किया आप लोग? नहीं सर, हमको ऐसा कुछ ज्ञान ही नहीं था सर, तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपका नाम बताइए। मालती मिश्रा। रहवासी हीरालाल चौधरी एवं राधेश्याम बिजली ने बताया कि पिछले वर्ष बाढ़ आने के बाद रहवासियों को मुआवजे के नाम पर महज कुछ ही राशि दी गई थी, और इस वर्ष तो बाढ़ से सब कुछ बर्बाद हो गया है। उन्होंने बताया कि गौरीशंकर नगर के रहवासियों को पीएम आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला, जिसके चलते बाढ़ में स्थिति दयनीय हो गई है। उन्होंने गौरीशंकर नगर के रहवासियों की परेशानी और मजबूरी को देखते हुए जिला प्रशासन प्राकृतिक आपदा के आधार पर मुआवजा दे, जिससे कि कुछ हद तक आर्थिक स्थिति संभल सके। पिछले साल की बाढ़ में भी मकान की दीवार सब गिर गई थी। 2000 रुपये सहायता राशि मिली थी, और नुकसान हुआ था कम से कम 70,000 का। और इस बार करीब मेरा 3 लाख का सामान, टीवी, कूलर, फ्रिज, पंखा से लेकर के बेचने के जो कपड़े थे मेरे पूरे, कम से कम 1.5 लाख का कपड़ा था बेचने का, वो भी पूरा बेकार हो गया। ऐसा कुल मिला के लगभग इस बार 3.5 लाख के आसपास का मेरा नुकसान हो गया। ये बताएंगे कि जैसे 29 अगस्त की जो रात है, कैसी बताइए आप लोगों ने? क्या मंजर रहा है, क्या देखा आपने? क्या मंजर रहा, जान को बचाने के लिए बस यहाँ से निकल गए थे, और क्या करते, सामान छोड़ दिए। जिला प्रशासन से कोई जानकारी आपको बाढ़ को लेकर? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी जिला प्रशासन से। जिला प्रशासन और शासकीय विभाग क्या करता है कि रात के समय पानी को ज़्यादा गेट वेट खोल देते हैं, तो उससे आपदा हो जाती है। मेरे घर की स्थिति ये हो गई कि दीवारें बिल्कुल ठहरेगी नहीं, दीवारें टूट चुकी है और गिरेगी, क्योंकि ये पूरी रेत और मिट्टी की जुड़ाई है, ये पूरा गिर सकता है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि कम से कम मेरे घर को देखते हुए सरकार खुद तय करे कि इस घर का क्या करना चाहिए। 1968 और 1994 के बाद पहली बार बालाघाट जिले में बाढ़ के ऐसे हालात निर्मित हुए हैं, जिसकी जद में गौरीशंकर नगर भी आया है। यहाँ 24 घंटे तक घरों के अंदर करीब 10 से 12 फीट तक पानी भरा रहा। घर की सामग्री, गैस सिलेंडर, कूलर समेत अन्य सामग्री पानी में तैरती रही, जिससे सारी सामग्री खराब होने से दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ये मेरे पीछे से जो पानी आया तो दीवार टूट गई पूरी, और पाँव गड़ रहे हैं, और बहुत सामान भी मेरा सब टूट हो गया, नुकसान पहुँच गया। कैसा नुकसान रहा, क्या मंजर देखा आपने अभी बाढ़ का? बाढ़ का मंजर जब देखे कि पूरा यहाँ से पूरा पानी भर चुका था, यहाँ जनता पूरी त्राई हो गई थी, और खाने पीने से भी आज भी मोहताज है। जान कैसे बचाया गई? जान ऊपर जाकर के मंदिर की तरफ में सब पूरे जमा हो गए, इधर उधर गए, थोड़ा सा ऊंचा है, वहाँ पे जाके बैठे, और हमारी टिकरी पे जाकर के अपन बैठे, वहीं पे पूरी जनता रही हमारी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक इंग्लिश मीडियम स्कूल पालक शिक्षक संघ द्वारा कक्षा 11वीं अंग्रेजी माध्यम की सभी विषयों के साथ कक्षाएं प्रारंभ करने की काफी समय से मांग की जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा है।
कलेक्टर दीपक आर्य व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संघ के पदाधिकारियों से 30 छात्रों की व्यवस्था करने पर कक्षा प्रारंभ करने कहा जा रहा है, जो न्यायोचित नहीं है। गौरतलब हो कि वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल में 11वीं अंग्रेजी माध्यम की महज गणित व विज्ञान संकाय की कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं, लेकिन अन्य विषयों की कक्षाएं नहीं खोली जा रही हैं, जिससे कला समूह, कॉमर्स, कृषि संकाय में रुचि रखने वाले विद्यार्थी व उनके अभिभावक काफ़ी परेशान हैं। पालक शिक्षक संघ द्वारा शासकीय स्कूलों में कॉमर्स, कृषि संकाय विषय प्रारंभ किए जाने 8 से 9 बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, पर मांग पूरी नहीं की जा रही है। अब कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कहा जा रहा है कि करीब 30 बच्चों के आवेदन किसी विषय में प्रवेश को लेकर आने पर कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी, जिससे पहली से 10वीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करने वाले बच्चे जो कॉमर्स व कृषि संकाय लेना चाहते हैं, उनके अभिभावक व बच्चों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। इनमें से कुछ बच्चों द्वारा वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल में विज्ञान व गणित विषय के अलावा दूसरे विषय में प्रवेश नहीं देने पर मजबूरन निजी स्कूल व हिंदी माध्यम में अपनी रुचि अनुसार विषय में प्रवेश ले लिया गया है। पालकों का कहना है कि पहले स्कूल में कक्षाएं प्रारंभ की जानी चाहिए, जिससे छात्र प्रवेश के लिए आवेदन करेंगे। बता दें कि 27 अगस्त को पालक शिक्षक संघ द्वारा कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया था, जिससे कलेक्टर द्वारा संघ के पदाधिकारियों को 10 दिन का समय देते हुए 25 से 30 बच्चों की व्यवस्था होने पर कक्षा प्रारंभ करने कहा गया था। अंग्रेजी माध्यम से 10वीं उत्तीर्ण छात्र फैजान खान ने कहा कि अंग्रेजी माध्यम में 11वीं कक्षा में कृषि संकाय में रुचि होने से कृषि संकाय में प्रवेश लेना चाहता हूं, लेकिन वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल में कृषि संकाय कक्षा प्रारंभ न कर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिससे मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हैं। शासकीय स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में कृषि संकाय में प्रवेश दिया जाए। मेरा नाम फैजान खान है, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मुझे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में चाहिए था, लेकिन इंग्लिश मीडियम ना होने के कारण मुझे ज़बरदस्ती हिंदी मीडियम लेना पड़ा, जिस कारण से मुझे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं पढ़ने में। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। और क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम जल्दी से जल्द खुल जाए। छात्रा सिया लिल्हारे ने कहा कि कृषि संकाय में रुचि है, लेकिन शासकीय स्कूल में विज्ञान व गणित के अलावा अन्य संकाय की कक्षा प्रारंभ नहीं की जा रही है, जिससे मजबूरन गणित विषय में प्रवेश लिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे पालक की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में कृषि संकाय में प्रवेश ले सकूं। मैथ सब्जेक्ट लेके, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं इंग्लिश गवर्नमेंट स्कूल में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेके पढूं, और एक्सीलेंस में है एग्रीकल्चर, लेकिन वो हिंदी मीडियम में और हम लोग बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को हिंदी उतने अच्छे से नहीं बनती। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे लिए मैथ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम का गवर्नमेंट स्कूल में खुलवा दीजिए। अभी आपने मजबूरन क्या सब्जेक्ट लिया? अभी मैंने मैथ्स लिया है। मेरे पापा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है कि मैं प्राइवेट स्कूल में लेके पढ़ाई कर लूँ, इसलिए मैंने मैथ्स ले लिया है और वही वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल में अपना एडमिशन कर लिया। सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मुझे एग्रीकल्चर में अपना फ्यूचर बनाना है, तो मुझे एग्रीकल्चर में फ्यूचर बनाना है, तो वहाँ पे जो हमारे स्कूल में एग्रीकल्चर की बिल्कुल सुविधाएं नहीं, वो पूरा हिंदी मीडियम में है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम जा रही है, क्योंकि हम 10th क्लास तक के पूरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, तो पूरे हमें हिंदी के वर्ड्स कवर करने में डबल कन्वर्शन करना पड़ता है, जिससे पहले तो टाइम वेस्ट भी होता है, और आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी इंग्लिश ही पढ़ाती है, जो बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट से, कलेक्टर सर से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि हमारा फ्यूचर उनके हाथ में, और वो प्लीज़ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट खुलवा दें। थैंक यू। छात्रा दिशा पांडे ने कहा कि कक्षा 1 से 10वीं तक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की है और 10वीं से पास होने के बाद 11वीं में कॉमर्स विषय में प्रवेश लेना चाहती हूँ, लेकिन कॉमर्स विषय की कक्षा प्रारंभ नहीं की जा रही है, जिससे अब तक प्रवेश नहीं लिया गया है। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि उत्कृष्ट स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में कॉमर्स विषय की कक्षा प्रारंभ की जाए। मेरा नाम दिशा पांडे है। मैं अभी क्लास 10th पास आउट हुई हूँ और अभी मैं जाने वाली हूँ क्लास 11th में। एंड वी वांट टू इन आवर स्कूल एक्सीलेंस, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम में खुले और एक्सीलेंस स्कूल में, क्योंकि एक्सीलेंस स्कूल टॉप मोस्ट स्कूल माना जाता है बालाघाट में। दैट्स वाई वी वांट टू इंग्लिश मीडियम इन
एक्सलेंस स्कूल और इस हमें बहुत परेशान किया गया है अभी यहाँ से। पहले वीआरडी में जाना, पहले हम 9th to 10th वीआरडी में पढ़े, देन वी गो टू इन एट नाउ वी कैन हैव कन्फ्यूजन टू वेयर वी वांट टू गो। समबडी कैन टोल्ड दैट वी वांट टू गो इन प्राइवेट स्कूल बट आवर पेरेंट्स एंड वी वांट टू डोंट गो टू एक्सलेंस स्कूल। दैट्स ऑल प्रॉब्लम्स आर क्रिएटिंग, वी आर मूविंग हियर एंड देयर आफ्टर 2 months। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष दयाल वासनिक ने कहा कि पालक शिक्षक संघ द्वारा जो अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 11वीं में सभी विषयों की कक्षा प्रारंभ करने की मांग की जा रही है, जायज है। जब 2 विषय में अंग्रेजी माध्यम की कक्षा प्रारंभ की गई तो अन्य विषय की कक्षा प्रारंभ करने में क्या दिक्कत है? कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी व शासकीय स्कूल प्राइवेट शिक्षण संस्था से मिली भगत कर प्राइवेट शिक्षा का व्यवसायीकरण करने का काम कर रही हैं। कलेक्टर द्वारा कहा जा रहा है कि खुद बच्चे लेकर आएं, ऐसा नहीं होता है। प्रशासन को कक्षा प्रारंभ करने प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम की अन्य विषय की कक्षा प्रारंभ नहीं की गई तो पालक संघ के साथ एनएसयूआई चरणबद्ध आंदोलन करेगा। पालक संघ के द्वारा जो कई बार प्रशासन को जो ज्ञापन देकर उस विषय से अवगत कराने का जो प्रयास किया गया है, उनकी मांग बिल्कुल उचित है। जब आपने 2 विषय में इंग्लिश मीडियम 11वीं क्लास में आपने चालू कर चुके हैं तो बाकी विषय में आपको प्रारंभ करने में क्या दिक्कत है? कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को भी जब पालक संघ ने द्वारा 2-4 बार जताया कि यार ये समस्या को उठाना चाहिए आपको करके, पर आपके द्वारा इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्योंकि इसका कारण ये है कि ये जो जिला शिक्षा अधिकारी है और जो हमारे यहाँ के जो स्कूल है, शासकीय स्कूल है, वो प्राइवेट संस्थानों के साथ मिली भगत करके उनको प्राइवेट की शिक्षा का व्यवसायीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं इन लोग। और शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होगा तो इनका व्यवसाय चलेगा नहीं, बिजनेस चलेगा नहीं। जैसे हम लोगों ने कई सालों से जो उच्च शिक्षा विभाग के लिए भी खिलाफ जो मोर्चा खोल के बैठे, सेम वही पैटर्न चल रहा है स्कूल शिक्षा विभाग में। यदि आपने 2 विषय में खोल चुके हैं और बच्चे आपके ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ने के लिए तैयार है तो आपको करना चाहिए उसके लिए। और कलेक्टर महोदय के द्वारा ये क्या कहा जा रहा है कि आप जाके खुद ही बच्चे लेके आओ, ऐसा नहीं होता है। आप अपने तरफ से प्रयास करें और उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए आप इंग्लिश मीडियम की क्लासेस चालू करें। इधर जिला शिक्षा अधिकारी R.K. लटारे ने बताया कि आयुक्त लोक शिक्षण स्तर से अंग्रेजी माध्यम में कृषि व कॉमर्स विषय की कक्षा प्रारंभ करने कोई आदेश नहीं आया है। पालक शिक्षक संघ द्वारा कॉमर्स व कृषि संकाय की कक्षा प्रारंभ करने की मांग की जा रही है। शासन के मापदंड के अनुसार 30 बच्चे एक विषय के होते हैं तो कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी। कलेक्टर द्वारा भी संघ के पदाधिकारियों से बच्चों की संख्या पर्याप्त होने पर कक्षा प्रारंभ करने आश्वासन दिया गया है। मांग तो खैर कोई भी कर सकता है, मांग करना अपनी जगह है और शासन के जो निर्देश होते हैं आयुक्त लोक शिक्षण राज्य स्तर के, उसका पालन करना हम विभाग में सुनिश्चित करते हैं। हमने जब चर्चा की, अभी तक तो कोई लिखित नहीं आया, लेकिन चर्चा में ये कहा गया कि यदि किसी भी सेक्शन में जब 30 बच्चे हो जाते हैं, नई कक्षा खोलनी होती है, नया माध्यम से यदि हमको चलाना है, तो उस माध्यम में यदि कक्षा कॉमर्स के 30 बच्चे हो जाएंगे तो हम कॉमर्स अंग्रेजी माध्यम में खोल सकते हैं। इसी प्रकार यदि एग्रीकल्चर में 30 बच्चे हो जाते हैं तो हम खोलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बच्चे 5 या 4 थे तो 5 या 4 बच्चों के लिए अलग से सेक्शन शासन के द्वारा खोलने की अनुमति हमें प्रदान नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में जो कॉमर्स और एग्रीकल्चर के बच्चों की संख्या कम होने की स्थिति में नई कक्षा चलाना संभव नहीं हो सकेगा। यदि 30 बच्चे हमें उपलब्ध हो जाएंगे तो हम ऐसी स्थिति में, कलेक्टर महोदय भी थे, कलेक्टर महोदय द्वारा भी उन्हें निर्देशित किया गया कि हम 10 दिन का टाइम देते हैं। यदि आपको 10 दिन में कोई 30 बच्चे आप हमको आवेदन करते हैं तो हम कॉमर्स या एग्रीकल्चर में यदि 30 बच्चे होते हैं तो संचालित कर देंगे। 10 दिवसीय गणेशोत्सव के बाद गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन का दौर सोमवार को सुबह से देर शाम तक चलता रहा। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते समितियों द्वारा प्रतिमाएं विराजित नहीं की गई थी, बल्कि घरों में भक्तों ने मूर्तियों की स्थापना कर 10 दिनों तक पूजा पाठ व आरती की। सोमवार को पूरे उत्साह के साथ गणपति महाराज की प्रतिमाओं को नदी तालाबों में विसर्जित किया गया। ज्ञात हो कि शहर में नगरपालिका परिषद द्वारा नगरपालिका कार्यालय और मोती तालाब के पास 2 स्थानों पर प्रतिमाओं को एकत्रित करने की व्यवस्था की गई थी। यहां शहरवासियों ने पहुंचकर घरों में विराजित प्रतिमाओं को जमा करवाया। इसके बाद नगरपालिका कर्मचारियों ने पूरे विधान के साथ कुंड में प्रतिमाओं का विसर्जन किया।
विसर्जन के पूर्व घरों व मोहल्ले में हवन पूजन व महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया था। कुछ स्थानों पर भजन मंडली के कार्यक्रम भी संपन्न करवाए गए। इसके बाद सोमवार को कोई दोपहिया कोई चारपहिया वाहनों में प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाते नजर आया। कुछ श्रद्धालुओं ने हाथ ठेले पर प्रतिमाओं को पैदल विसर्जन करने के लिए ले जाते नजर आए। जल प्रदूषण व पर्यावरण को बचाने एवं सुरक्षा की मंशा से जिला प्रशासन द्वारा नदियों व तालाब में प्रतिमा विसर्जन पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रतिमा विसर्जन के लिए मोती तालाब के समीप कैंप लगाकर जलकुंड में प्रतिमाएं विसर्जित करवाई गई। सोमवार को बीटीवी कार्यालय में भी भगवान श्री गणेश को विदाई दी गई। इस अवसर पर बीटीवी के संचालक राजा सोनी, सेजल सोनी सहित अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी में हवन पूजन कर विघ्नहर्ता को विदाई दी गई, जिसके पश्चात उनका विसर्जन किया गया। ओम गणपति नमः स्वाहा। ओम गणपति नमः स्वाहा। ओम गणपति नमः स्वाहा। इसी प्रकार जिला कांग्रेस कार्यालय में विराजित भगवान श्री गणेश को अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर प्रातः से ही यहां हवन पूजन का क्रम जारी रहा। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी सहित अन्य कांग्रेस जन भी मौजूद रहे। जिले के वारासिवनी क्षेत्र की एक स्वास्थ्य विभाग की कार्यकर्ता ने स्वास्थ्य अमले द्वारा कोविड-19 की बिना जांच व सैंपल लिए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आना बताकर कोविड-19 में भर्ती कराने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि वारासिवनी बीएमओ डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ द्वारा कोरोना पॉजिटिव मरीज बताकर जबरन भर्ती करा दिया गया है। गौरतलब हो कि कोविड-19 सेंटर से एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ, जिसमें कोविड सेंटर में भर्ती महिलाओं ने बताया कि बिना सर्दी खांसी बुखार के ही कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव दी जा रही है। कोरोना जांच की रिपोर्ट भी नहीं दिखाई जा रही है। बता दें कि वारासिवनी की एक शासकीय महिला कर्मचारी ने बिना जांच के कोरोना पॉजिटिव बताकर कोविड-19 में भर्ती कराने का आरोप लगाया है। वहीं स्वास्थ्य अमले का कहना है कि महिला की कोरोना सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजी गई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें यह मामला संदिग्ध लग रहा है और यह मामला कलेक्टर के संज्ञान में आने पर उनके द्वारा मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। सर, हमको यहाँ कोई सर्दी नहीं, खांसी नहीं, कुछ नहीं है ना, बच्चों को भी नहीं है सर्दी खांसी कुछ नहीं, फिर भी कोरोना पॉजिटिव करके हमको यहाँ डाल दिए सेंटर पे। मैं आशा कार्यकर्ता हो गई थी। अक्सर हमारे परिवार को पूरा सील कर दिया गया, 5 लोगों को अलग क्वारंटाइन में किया गया। हमारे गांव को भी करना चाहिए। हमारे गांव को भी पूरा यानी बोले तो जांच पड़ताल की जा रही है। पहले गांव को सैनिटाइजर कर। मामले में कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि कल ही मामला संज्ञान में आया है। रिपोर्ट भेजी गई थी। ICMR ऑनलाइन रिपोर्ट जनरेट करते हैं, वह भी जनरेट की गई थी। जो रिपोर्ट आई थी उससे किसी और नाम से सरनेम गलत हो गया था। नाम और मोबाइल नंबर मिले तो वारासिवनी बीएमओ ने पुनः मेल लिखकर ICMR से क्लियर किया। इस संबंध में पत्राचार हुआ है। ऑन पेपर सब ठीक है। महिला क्लेम कर रही है कि उनका सैंपल नहीं हुआ है, वह सैंपल के लिए नहीं आई है। वह स्वयं स्वास्थ्य विभाग की कार्यकर्ता हैं। वह ऐसा कह रही है तो जांच की जाएगी, ऐसा होना संभव नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का अमले का कहना है कि इनका सैंपल जांच हुआ है। दोनों कर्मचारी हैं जिसमें कोई न कोई गलत बोल रहा है। जांच में जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ महिलाओं के वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें ना उनकी कोरोना की कोई जांच हुई, ना ही उन्हें कोई लक्षण पाए गए हैं, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। ये वारासिवनी का मामला प्रकाश में आया है, तो ये क्या ये आपके संज्ञान में है और किस तरह की कार्यवाही अब की जाएगी? ये मामला कल ही मेरे संज्ञान में आया कि एक ऐसी घटना चल रही है। वैसे जो तथ्यात्मक आधार पर यदि मैं बात करूँ तो उसमें ये समझ में आता है कि उनकी रिपोर्ट भेजी गई थी। एक SFR ID जो कि हम लोग ऑनलाइन जनरेट करते हैं वो भी जनरेट की गई है। रिपोर्ट जो आई थी उसमें उनका नाम किसी और नाम से प्रदर्शित हो रहा था, शायद उनका सरनेम गलत हो गया था। लेकिन जब ये कन्फ्यूज़न हुआ और उनका नाम, मोबाइल नंबर सब मिले तो वारासिवनी BMO ने पुनः मेल लिख करके क्लियर किया
ICMR से, और ICMR ने ये बता दिया कि ये उन्हीं का रिपोर्ट है। और इस संदर्भ मेल भी आए तो मैंने देखे भी हैं मेल्स इस संबंध में, तो पत्राचार इस संबंध में हुआ है और ऑन पेपर सारी चीज़ें ठीक प्रतीत हो रही हैं, लेकिन चूँकि वो क्लेम कर रही हैं कि उनका सैंपल नहीं हुआ है, वो सैंपल के लिए नहीं आई हैं। वह स्वयं एक स्वास्थ्य विभाग की कार्यकर्ता हैं और यदि वह ऐसा कर रही हैं तो मामले की जांच किया जाएगा। वैसे ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो ये घोर लापरवाही है, गंभीर लापरवाही है। इस संबंध में यदि ऐसा होता है तो जो भी अपराधी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा भी केस उतना ही ठीक है, क्योंकि चूँकि ये जो ऐसा दावा कर रही हैं कि हमारी जो स्वास्थ्य विभाग के अमला है वो उनका ये कहना है कि इनका सैंपल हुआ है और ये सैंपल देने के लिए आई भी हैं, तो दोनों में से कोई ना कोई गलत बोल रहा है और दोनों ही कर्मचारी हैं। तो जो भी गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि उनकी रिपोर्ट डिस्क्लोज नहीं की जा रही, उन्हें भी नहीं बताई जा रही है कि उनके रिपोर्ट में क्या आया है, तो ऐसे में प्रशासन की स्थिति थोड़ी संदिग्ध हो जाती है स्वास्थ्य विभाग की। देखिए, ये एक बेसिक प्रोटोकॉल है और ये हमेशा ये बात चलती है कि रिपोर्ट में क्या आया है। आप मानिए कि ये कॉन्फिडेंशियल एक चीज़ है जिसमें कि सिर्फ आपको ये बताया जाता है कि पॉजिटिव है। उसमें ये नहीं कि हीमोग्लोबिन आपका 9 है कि 10 है कि 11 है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें सिर्फ 2 पार्ट होते हैं, या तो आइदर आप पॉजिटिव हो या आप नेगेटिव हो, ठीक है। और स्वास्थ्य विभाग का अमला, जब हम लोग 500 लोगों की रिपोर्ट भेजते हैं तो उसमें से हम लोग जब 5 लोगों को ही लेते हैं कि भाई ये 5 लोग पॉजिटिव आए हैं, उनका रिपोर्ट रहता है, उसको पब्लिश इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ये माना गया है कि यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव आ गया तो उसका ऐसा ना हो कि लोग सोशल स्टिग्मा उसके साथ रखें, लोग उससे छुआछूत और दूरी बनाने रख लें, सामाजिक तौर पर उसका बहिष्कार करने लगें। इस कारण से ये निर्णय लिया गया है किसी की रिपोर्ट को पॉजिटिव ना किया जाए और इनके नाम गुप्त रखे जाएँ। इसी आधार पर गुप्त रखा जाता है, लेकिन जो व्यक्ति है उसको ये बताया जाता है कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इतना बताया जाना काफ़ी। यदि वो चाहती हैं तो उनको रिपोर्ट की कॉपी दी जा सकती है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उनके रिपोर्ट की, चूँकि एक रिपोर्ट एक सबके साथ में आती है, इंडिविजुअल रिपोर्ट इसमें नहीं आती, तो सबके साथ में रिपोर्ट जब उनका नाम बताया जाता है तो उसके साथ में अन्य लोगों के नाम भी उसमें होते हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, बाकी लोगों को मालूम पड़े और बाकी कई सारे लोगों को सामाजिक डिप्रिवेशन यदि उसके कारण से हो, सामाजिक तौर पर उनका अपमान यदि हो, उससे बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि रिपोर्ट किसी को ना दी जाए। जी, और सर उनके साथ बच्चों को भी रखा गया है, तो ये उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव नहीं है, जिनकी जांच भी नहीं हुई है, ऐसे में उन बच्चों को, उन माताओं के साथ यदि वे पॉजिटिव हैं तो एक साथ रखना कितना न्याय संगत है? देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल मतलब जो बता रहे हैं गैर जिम्मेदाराना ये लोग बात कर रहे हैं। हम लोग इस बात के लिए हमें सतर्क हैं कि जो व्यक्ति पॉजिटिव है वही कोविड हॉस्पिटल में जाए। बच्चे भी पॉजिटिव होते हैं। अब इसमें ये जो वीडियो मैंने भी देखा उसमें ये बोल रहे हैं कि ऐसा बोला जाता है कि 5 साल से छोटे बच्चे पॉजिटिव आ ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है। 5 साल से छोटे बच्चों को ज़्यादा खतरा होता है, 60 साल से ऊपर जो अधिक के बुजुर्ग हैं उनको ज़्यादा खतरा होता है। तो वो जो वीडियो में बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं 5 साल से छोटे बच्चे पॉजिटिव नहीं आ सकते, वो बच्चे पॉजिटिव आए हैं उसके उपरांत ही उनको रखा गया है, वरना ऐसी रिस्क कोई भी नहीं लेगा कि उनको रखा जाए। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप रेमंड लेकर आए हैं गारमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। कोई भी पुराने मेंस गारमेंट लेकर आइए और ट्राउजर की सिलाई मुफ्त पाइए। सर्वोत्तम क्वालिटी की रेमंड की सिलाई के साथ दान का आनंद भी। ऑफर 17 अगस्त से 20 सितंबर 2020 तक। जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से न छूट जाए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें द रेमंड शॉप, जहां आपके लिए है रेमंड मेंस वेयर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट्स, ट्राउजर, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज, मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा। आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए। हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917622922017। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ में हितग्राहियों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधूरे पड़े मकान की तीसरी किश्त की राशि हितग्राहियों के खाते में शीघ्र डाले जाने की मांग को लेकर नगर पालिका में धरना देकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकान का मुआवजा देने की मांग भी की गई।
ज्ञापन सौंपने के दौरान पहुंचे हितग्राहियों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शासन द्वारा 2 किश्तों की राशि खाते में डाली गई है, जिससे मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, लेकिन छत ढालने करीब 1.5 वर्ष हो गए, राशि नहीं दी जा रही है, जिससे गरीब मजदूर हितग्राही अपना पुराना मकान तोड़कर किराए के मकान या झोपड़ा बनाकर रह रहे हैं। किश्त की राशि खाते में डाले जाने इसके पूर्व भी कई बार शासन प्रशासन से मांग की जा रही है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि हितग्राहियों के खाते में शीघ्र राशि डाली जाए। हितग्राही ज्योति वाडेकर ने कहा कि आवास योजना की राशि नहीं मिलने से मकान अधूरा पड़ा है, कच्चा झोपड़ा बनाकर रह रहे हैं, जिससे बारिश में काफी परेशानी हो रही है। 1 वर्ष से ज्यादा हो गया, सरकार द्वारा तीसरी किश्त की राशि नहीं दी जा रही है। हमारे मकान आवास योजना में तो क्या बोलते हैं, हमारे घर के अंदर बंदर आ रहे, पूरी नुकसानी कर देते हैं, सब्जी भाजी की, चावल गेहूँ वगैरह की। और क्या है, हमारे घर के अंदर चोरी हो गई है, यानी चोर। आज आप यहाँ क्यों आए ये बताइए। हमारे को तीसरी किस्त डालने, क्या परेशानी जा रही, किस्त नहीं मिल रही? तो मकान में हमारे को किस्त मिलने को होना, क्योंकि पानी के कारण हम बहुत परेशान हैं, घर के अंदर पानी घुस रहा है। वहीं मामले में कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष मकसूद खान ने कहा कि 1 साल से ज्यादा हो गए, आवास योजना के तहत मकान का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। शासन द्वारा हितग्राहियों के खाते में तीसरी किश्त की राशि नहीं डाली जा रही है, जिससे हितग्राही छत नहीं ढाल पा रहे हैं। कई बार किश्त की राशि दिए जाने की मांग की गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि बड़े जोर शोर से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरू हुई। आज 1 साल का अरसा हो गया, इन गरीबों के लिए एक किस्त डाली, 2 किस्त डाली, तीसरी किस्त के लिए बेचारे झोपड़ा बना के रह रहे हैं। 4 दिन की बारिश में तहस नहस हो गया। मुख्यमंत्री के पास सौदाबाजी करने के लिए पैसा है, लेकिन इन गरीबों के लिए इनका दुख दर्द समझो। ये गरीब बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बच्चे 4 छोटे छोटे बच्चे रात में इतने पानी में जीवन। कांग्रेसी नेता अल्लाह रखा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत होने से किश्त की राशि मिलने पर अपने कच्चा मकान तोड़कर किराए के मकान में रहकर मकान निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन 2 किश्त मिलने के बाद तीसरी किश्त की राशि नहीं डाली जा रही है, जिससे हितग्राही काफी परेशान हैं। हितग्राहियों के खाते में शीघ्र राशि डाली जाए, जिससे मकान का कार्य पूरा कर सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हितग्राहियों को आज से 1.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और इसके जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा किया था कि इनको आवास बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए नगरीय क्षेत्र में देंगे, परंतु ये बेचारे, जैसा अभी ये साहिदा बी ने बताई कि पिछले 1.5 साल से ये किराए के मकान में रह रहे हैं। इनको 2 किस्त मिली है और तीसरी किस्त के लिए ये किराए के मकान में रह रहे हैं। 2-2, 3-3 हज़ार रुपये ये किराया दे रहे हैं। तो जितने पैसे इनको भाजपा सरकार नहीं दे रही थी, उससे ज़्यादा पैसा तो इनने किराए में चुका दिए। और अभी जो 3-4 दिन से बालाघाट जिले में जो बाढ़ आई है, इन लोगों का पूरा जो झोपड़ा बना करके रह रहे थे, वो झोपड़ा भी टूट गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो लोकल के नेता है, सांसद है, विधायक है, ये कहाँ गए, ये क्यों नहीं जा रहे? मैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 अगस्त को जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रूनेट लैब से और 4 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों को उपचार के लिए ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में 2 मरीज वारासिवनी के, 1 मरीज बैहर एवं 1 मरीज मोती नगर बालाघाट का है। यह सभी मरीज पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों के संपर्क में आए हैं। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 3 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें आज 31 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया गया। 30 अगस्त को 8 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 292 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 232 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 55 मरीजों का ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। 4 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया है और 1 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। AIMIM पार्टी के द्वारा 31 अगस्त को बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान AIMIM पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद नवाब शेख ने कहा कि लॉकडाउन अवधि में काम धंधे बंद होने से गरीब मजदूरों व छोटे व्यवसायियों को अधिक तंगहाली का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लॉकडाउन अवधि का बिजली का बिल माफ किया जाए।
उन्होंने कहा कि बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को अधिक बिल दिया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मई जून माह का आधा बिजली बिल माफ करने की घोषणा की गई थी, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं आने की बात कर पूरा बिल लिया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि कोरोना के चलते लॉकडाउन से फुटकर विक्रेता के धंधे बंद होने से परिवार का गुजर बसर करने में दिक्कत हो रही है, उन्हें आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की जाए। बताए भी अपना परिचय। हाँ, मोहम्मद नवाब सिंह, जिला उपाध्यक्ष MIM पार्टी से। बताया। तो बात ऐसी है कि हम लोग आज बिजली बिल को लेकर, बिजली बिल की माफ़ी के लिए और दूसरा क्या आर्थिक सहायता, इसके लिए हम लोग पिछली बार भी 3 बार तक के ज्ञापन दे चुके हैं कलेक्टर महोदय जी को, मगर अभी तक शायद ही उस ज्ञापन पे कोई भी नज़र नहीं पड़ी है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि बिजली का बिल पूरी तरीके से माफ़ होए और जो हमारे जो आज लॉकडाउन की वजह से और कोरोना काल के वजह से, जो महामारी की वजह से जो परेशानी गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों में आई है, जिस तरीके से ये सब्जी के व्यापारी हैं बेचारे, फुटकर में धंधे लगाते थे, आज इनके धंधे ये हो गए हैं कि आज इनके घर में पेट पालना मुश्किल है, इनके बाल बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। तो हम कलेक्टर महोदय जी को ये बताना चाहते हैं कि अगर इस बार हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम क्या है कि धरना प्रदर्शन देंगे। AIMIM पार्टी के जिला सचिव शहबाज खान ने कहा कि बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर चौथी बार ज्ञापन सौंपा जा रहा है। बिजली विभाग द्वारा अधिक बिल दिया जा रहा है, जिससे गरीब मजदूर बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। लॉकडाउन अवधि का 3 माह का बिल माफ किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा योजना चलाई जा रही है, लेकिन गरीबों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो धरना आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। वो बिजली बिल के माफ़ी के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए थे और यहाँ पर अभी हम चौथी बार उपस्थित हुए हैं। आज हम यहाँ बार बार आ रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम MIM पार्टी के सभी सदस्यगण आज यहाँ इसलिए आ रहे हैं कि आज हमारी जो गरीब जनता जो लॉकडाउन की वजह से इतनी परेशान है और बेरोजगारी की वजह से इतनी परेशान है, उसको इतना बड़ा चढ़ा के अनाप शनाप बिजली बिल दिया जा रहा है। आज हम चौथी बार आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर से बिजली बिल भी अधिक से अधिक दिया जा रहा है। लोग बेरोजगार है, यहाँ फुटकर व्यापारी भी यानी परेशान है। तो हम बस यही चाहते हैं कि हमारे जो बिजली बिल है, ये इसको जो 3 से 4 माह जो हमने घर में बैठ के गुजारे, तो हम चाह रहे हैं कि वो उसको पूरा माफ़ किया जाए, सभी लोग का माफ़ किया जाए। और हम इसलिए यहाँ उपस्थित हुए थे। अगर ये अब नहीं, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम इस पर आंदोलन करेंगे। और इस दौरान अध्यक्ष मोहम्मद नकी शेख, उपाध्यक्ष नवाब शेख, सोहेल शेख, कोषाध्यक्ष अनवर खान, सचिव शहबाज खान, सह सचिव नाजिर खान, शहर अध्यक्ष लियाकत अली एवं अन्य संगठनात्मक सदस्य मौजूद रहे। 31 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण कल्याणकारी निर्णय लिया है जो इस साल JEE और NEET 2020 में सम्मिलित होना चाहते हैं। इन विद्यार्थियों को कोरोना के कारण समस्या न हो, इस उद्देश्य से आने जाने का निःशुल्क परिवहन साधन उपलब्ध करवाया जाएगा। संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार लटारे ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग से पत्र प्राप्त हुआ है, जो कि इस साल JEE मेन और NEET 2020 में सम्मिलित हो रहे हैं। इन विद्यार्थियों को कोरोना के कारण समस्या न हो, इस उद्देश्य से आने जाने का निःशुल्क परिवहन साधन उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए परीक्षार्थी को 181 या मध्य प्रदेश ई-पास पोर्टल पर संपर्क कर रजिस्टर करना होगा। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों को नाम, पता, मोबाइल नंबर, परीक्षा के दिनांक और स्थान उल्लेखित करना होगा, जिसके लिए 31 अगस्त की शाम 4 बजे तक का समय दिया गया है, जिसकी जानकारी निकालकर कलेक्टर बालाघाट को प्रस्तुत की जाएगी, जिसके बाद विद्यार्थियों के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक हमारे पास 38 विद्यार्थियों की सूची प्राप्त हुई है, जो कि आगे बढ़ सकती है। एक स्कूल शिक्षा विभाग का जो पत्र है उसके अनुसार JEE NEET और ये जो अपने NEET के जो परीक्षार्थी हैं जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में या हमारे ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना चाहते हैं, तो शासन द्वारा इनके परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था की जानी है, उसके संबंध में पत्र है। ये जो परीक्षार्थी हैं ये 181 पर या MEP IT जो ई-पास का जो अपना पोर्टल है उस पर अपना आवेदन करके रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और रजिस्ट्रेशन के लिए आज 31 अगस्त के 4 बजे तक का टाइम दिया हुआ है, शाम 4 बजे तक का। तो जितने भी ऐसे रजिस्टर्ड परीक्षार्थी होंगे उनकी जानकारी हम लोक सेवा केंद्र से या CM हेल्पलाइन पोर्टल से निकाल कर
उनके लिए हम कलेक्टर महोदय से हमारी चर्चा हो चुकी है, उनके सम्मुख हम प्रस्तुत करेंगे और परिवहन की जो व्यवस्था कलेक्टर साहब द्वारा दी जाएगी, इससे बच्चों को हम सूचित करेंगे और उनकी परिवहन व्यवस्था की जाएगी शासन के निर्देशानुसार। लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम लवादा निवासी एक महिला को उसके जेठ ने जमीनी विवाद को लेकर फावड़े से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस मामले की सूचना थाने में मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। मामले के संबंध में लालबर्रा थाने के एएसआई केआर उइके ने बताया कि 30 अगस्त की रात आरोपी जेठ बलराम पिता गजराम उइके ने अपनी बहू पुष्पा पति कृष्णा कटरे 30 वर्ष को जमीनी विवाद पर फावड़े से सिर पर वार कर घायल कर दिया। बताया गया कि महिला का पति पड़ोस में ही खाना खाने गया था और बच्चे गणेश जी देखने गए थे। घर में पुष्पा व उसका जेठ बलराम ही था। जमीन के बंटवारे को लेकर जेठ बहू में विवाद होने पर बलराम ने फावड़े से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। अस्पताल पुलिस चौकी से सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचकर महिला का बयान लिया गया। आरोपी बलराम के खिलाफ धारा 307 ताही के तहत मामला कायम कर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बीटीवी की नन्ही दर्शिका शिवांशी साहू का 31 अगस्त को 8वां जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा आशीष, मम्मी नीता, दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा चाची, बुआ, भाई बहन सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं शिवांशी। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बाढ़ के बाद नगरीय क्षेत्र में बिगड़े हालात। गौरीशंकर नगर में बाढ़ ने जमकर मचाई है तबाही। घरों में रखा अनाज और सामान हुआ पानी में बर्बाद। वार्ड के एक ऊंचे स्थान में रहकर काटी रात। जिला प्रशासन से नहीं मिली कोई मदद, देखते रहे राह। अंग्रेजी माध्यम में कॉमर्स और कृषि संकाय की कक्षाएं हो प्रारंभ। कक्षा प्रारंभ न होने से विद्यार्थी और अभिभावक हैं परेशान। मजबूरन प्राइवेट स्कूलों और अन्य विषयों में ले रही है एडमिशन। मामले में एनएसयूआई ने आंदोलन करने की दी चेतावनी। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा 30 बच्चे होने पर कक्षा होगी प्रारंभ। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू लौकरा। धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ किया गया गणपति का विसर्जन। गणपति बप्पा ने कुंड में डुबकी लगाकर ली भक्तों से विदाई। जगह जगह हुआ हवन पूजन और भंडारा। नगर पालिका द्वारा की गई थी कुंड की व्यवस्था। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।